नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान बायोलॉजी के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपने देखा था पिछले क्लास में कि प्रयोग के द्वारा इसको हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। और आज उसी तरह का एक दूसरा प्रयोग हम लोग देखते हैं, तीसरे प्रयोग पर हम लोग हैं, जिसका नाम है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की अनिवार्यता दर्शाना। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश संश्लेषण जो पौधे में होने वाली क्रिया है उसके लिए सूर्य प्रकाश कैसे आवश्यक है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की अनिवार्यता दर्शाने के लिए गमला में लगा हुआ एक पौधा लेकर उसे 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, जिसके कारण पौधा मंडविहीन हो जाता है। अब इस बात को तो आप सभी भली भांति समझ चुके होंगे कि पिछले प्रयोगों में भी यही चीज़ रिपीट किया गया था कि पौधे को मंडविहीन बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले गमला में लगा हुआ पौधा लेना है आपको। उस गमले में लगे हुए पौधे को क्या करना है, 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में छोड़ देना है। 3 दिनों तक जब अंधेरे कमरे में उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, उस पौधे में जितना भी मंड होगा, स्टार्च होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या सरल भाषा में कहिए जितना भोजन होगा, वे सभी भोजन पौधे के द्वारा खर्च कर लिए जाएंगे। मतलब पौधा में मंड या स्टार्च नहीं बचेगा, अर्थात कह सकते हैं पौधा मंड विहीन हो जाएगा, स्टार्च लेस हो जाएगा। अब जब पौधा मंड विहीन हो जाता है तब क्या करना है, इस पौधा के एक पत्ती के मध्य भाग में दोनों सतहों पर मोटे काले कागज को सेलो टेप की सहायता से लगाकर पौधे को कुछ घंटों के लिए सूर्य प्रकाश में रख दिया जाता है। बड़ी सिंपल बात है, सरल बात है कि सोचिए कि जो पौधा का पत्ता होगा, इस तरह की जो उसकी पत्तियां होगी, पौधे की जो पत्तियां होगी, तो इस पत्ती को क्या करना है हम लोगों को, इस तरह से ये पत्तियां होगी। इस पत्ती पर आपको क्या करना है कि एक आयताकार काला कागज ले लेना है। एक आयताकार काला कागज लेना है और इस आयताकार काले कागज को क्या करना है, देखिए यहाँ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आयताकार काला कागज से इस पत्ती के सतह को ढक देंगे, कवर कर देंगे। जितना बड़ा आयताकार काला कागज, सोचिए अगर यह पत्ती है तो इसके ऊपर से अगर एक आयताकार कागज देते हैं, इसके ठीक नीचे से भी एक आयताकार कागज देंगे और दोनों तरफ से आयताकार काले कागज की पट्टी दे करके उसको सेलो टेप या पिन की सहायता से चिपका देंगे। मतलब सेम नीचे जितना भाग पर है सेम एक ही आकार का कागज रहेगा, तो पत्ती के नीचे एक कागज लगा देंगे, एक ठीक उसके ऊपर लगा देंगे, बीच में पत्ती रहेगी, सेलो टेप या पिन की सहायता से क्या करेंगे, कागज को चिपका देंगे। इस तरह का जो कागज आपको दिख रहा है, तो एक नीचे से भी, अंदर से भी एक, ऊपर से भी एक काला कागज लगा देंगे। वही लिखा गया है, इस पौधा के एक पत्ती के मध्य भाग में दोनों सतहों पर मोटे काले कागज को सेलो टेप की सहायता से लगाकर पौधे को कुछ घंटों के लिए सूर्य प्रकाश में रख दिया जाता है। बाद में पौधे में से उस पत्ती को तोड़कर काला कागज हटा दिया जाता। अब देखिए, जब पत्ती पर हम काला कागज लगा देते हैं तो उस काला कागज को क्या करना है, उस सेलो टेप से चिपका करके और गमला को, मतलब संपूर्ण पौधे को, गमला सहित संपूर्ण पौधे को उठा करके कुछ घंटों के लिए, मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के लिए लगभग सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाता है। जब इसको सूर्य प्रकाश में छोड़ देते हैं तब क्या होता है, 5-6 घंटे तक सूर्य प्रकाश में रखने के बाद उस पौधे को वापस प्रयोगशाला में ले आते हैं और जिस पत्ती पर हम लोग काला कागज चिपकाए थे सेलो टेप की सहायता से, उस पत्ती को तोड़ लेते हैं, उस पर से काला कागज और टेप को हटा देते हैं। अब आपके पास वह स्पेशल पत्ती जिस पर आपने काला कागज लगाया था, वह पत्ती बच गया। अब देखिए उस पत्ती का क्या होगा। बाद में
पौधे में से उस पत्ती को तोड़कर काला कागज हटा दिया जाता है और पत्ती का मंड परीक्षण किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे मंड परीक्षण के बारे में, स्टार्च टेस्ट के बारे में, कि मंड परीक्षण कैसे होगा। आप याद कीजिए, जो पहला प्रयोग था जिसमें क्लोरोफिल की अनिवार्यता दर्शाई गई थी, वहाँ भी मंड परीक्षण हम लोग किए थे। और मंड परीक्षण के लिए वहाँ क्या किए थे हम लोग, याद कीजिए आप, कि सबसे पहले पत्ती को जल में उबाले थे। उबलते हुए जल में पत्ती को डालकर कुछ देर तक छोड़ दिए थे, पत्तियां उबलने लगी थी। और जब पत्ती कुछ देर तक उबल गई थी जल में, तब फिर उस पत्ती को जल में से निकाल करके अल्कोहल में डाले थे और अल्कोहल में अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किए थे। अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करने का मतलब यह होता है कि आप उस अल्कोहल वाले बर्तन को किसी खौलते हुए जल में रख दीजिए, जल के वाष्प से, जल के गर्मी से अल्कोहल उबलना शुरू करेगा और तब फिर उस उबलते हुए अल्कोहल में कुछ देर तक पत्ती को रख देते हैं। जब पत्तियां उस उबलते हुए अल्कोहल में कुछ देर तक रह जाती है, उसके बाद उस पत्ती को अल्कोहल में से निकालते हैं और आयोडीन के घोल में डाल देते हैं। और फिर आयोडीन के घोल में कुछ देर तक छोड़ने के बाद पत्ती को आयोडीन के घोल में से निकाल करके जल से, जो साफ जल होता है, ठंडा जल होता है, उससे उस पत्ती को धो लेते हैं। और धोने के बाद तब उसका अवलोकन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जहाँ पर मंड का निर्माण होगा, जहाँ स्टार्च का निर्माण होगा पत्ती में, वह भाग नीले रंग का हो जाएगा और जहाँ पर मंड का निर्माण नहीं होता है उसका रंग पूर्व की भांति ही रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो आइए देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि और पत्ती का मंड परीक्षण किया जाता है। हम पाते हैं कि पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका हुआ था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए, पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका हुआ था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उस भाग में सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जबकि खुले भाग में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और मंड का निर्माण हुआ। अब देखिए, पत्ती का यह बीच वाला भाग जिसको हमने काले मोटे कागज से ढक दिया था, नीचे से भी कागज, ऊपर से भी कागज से ढका हुआ था, तो स्वाभाविक है, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में कहीं पिछले क्लास में, जो काला कागज होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो जो काले कागज की पट्टी हम लोगों ने लगाई थी इस पत्ती पर, तो जितना दूर यह काला कागज था उतना दूर प्रकाश नहीं जा सका, जबकि शेष भाग में इधर भी प्रकाश गया, इधर भी प्रकाश गया। लेकिन जितना दूर काले कागज से ढका हुआ था जो भाग, वहां पर प्रकाश नहीं जा सका। बाकी जगहों पर प्रकाश गया, लेकिन उस खास भाग पर प्रकाश नहीं गया, जबकि सभी जगहों पर जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई और क्लोरोफिल तो सब जगह था। लेकिन जितना दूर हम लोगों ने कागज से ढक दिया था जिस भाग को, उस भाग में सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण नहीं हुआ, और भोजन का निर्माण नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं हुई तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो इस प्रयोग से नीचे लिखा गया, अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश या सनलाइट अति आवश्यक है। वैसे नाम ही इस क्रिया का रखा गया है प्रकाश संश्लेषण, तो समझ सकते हैं कि अन्य सभी पदार्थों में भी सूर्य प्रकाश तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बिना सूर्य प्रकाश के हम लोग प्रकाश संश्लेषण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अतः यह प्रयोग क्लियर करता है, अतः यह प्रयोग स्पष्ट करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश अति आवश्यक होता है। अब जो खुला भाग था, जहां हमने काला कागज नहीं लगाया था, उस खुले भाग में सूर्य प्रकाश मिला, जिसके कारण आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई। तो इस तरह से यह प्रयोग हमें बतलाता है, यह प्रयोग हमें निर्देशित करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। तो यह था हमारा आज का प्रयोग वाला प्रश्न, जिसमें आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार सूर्य प्रकाश या सनलाइट आवश्यक है। अब आते हैं अगले भाग पर। यह भी प्रकाश संश्लेषण से ही जुड़ा हुआ भाग है। लिखा गया है, हम जानते हैं कि, यहाँ देखिए जो स्टार पॉइंट दे के लिखे हैं हम लोग, हम जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आप सभी जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और स्वपोषी जीव जितने भी होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है।
तो यह बात हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। इसके लिए आवश्यक, अब किसके लिए, यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उसके लिए आवश्यक जल की पूर्ति मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण द्वारा होती है। आप याद कीजिए, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस शुरू किए थे प्रकाश संश्लेषण, तो वहाँ हमने चर्चा किया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य प्रकाश, इन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है हरे पौधे को, और हरे पौधे इन पदार्थों को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। जैसे जल की प्राप्ति है तो पौधे मिट्टी से करते हैं, जड़ों के द्वारा अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वायुमंडल से लेता है, हवा में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्रकाश सूर्य से ग्रहण करता है। तो हरे पौधे को जो मिट्टी से जल की पूर्ति होती है, तो ऐसा नहीं कि मिट्टी से केवल जल की ही प्राप्ति होती है, जल के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व भी पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। वही लिखा गया है, जल के अतिरिक्त पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि पदार्थ भी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपयोग पौधे द्वारा प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। अब देखिए, पौधे नाइट्रोजन भी प्राप्त कर रहे हैं मिट्टी से, फास्फोरस भी ले रहे हैं, मैग्नीशियम भी ले रहे हैं, आयरन भी ले रहे हैं, इस तरह से कैल्शियम भी लेते हैं, कई पोषक तत्व लेते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पौधे को टोटल 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसको बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो ये जो पौधे इतने सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं, तो इसके लिए पौधे अधिकांश पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करता है। इन पोषक तत्वों में नाइट्रोजन काफ़ी प्रमुख है। आप सभी ने देखा होगा, आजकल धान की खेती हमारे यहाँ हुई है, उसमें यूरिया डाला जाता है किसानों के द्वारा, या हम लोग भी छिड़कते होंगे। उस यूरिया के पैकेट पर आप देखिएगा लिखा रहता है 46% N, मतलब उसमें 46% नाइट्रोजन है। अब सोचिए 46% मतलब 50% में 4% ही कम हुआ। 50% का मतलब होता आधा। यूरिया जितना आपने लाया उसमें आधा, लगभग आधा हो गया 46%, तो 46% उसमें नाइट्रोजन ही है। इसका मतलब, और आपने देखा होगा कि कोई भी फसल कीजिए आप, यूरिया एकदम उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, और नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक है। यह जो नाइट्रोजन है वह पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? यूरिया का भी छिड़काव हम लोग करते हैं तो मिट्टी में करते हैं, और मिट्टी में जड़ के द्वारा फिर वो यूरिया घुल जाता है, और जड़ के द्वारा जल के साथ ही वह अवशोषित होकर के पौधे में आता है और पौधे को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे पौधे का सही ढंग से विकास होता है, फसलों का अच्छा उत्पादन होता है, पैदावार बढ़ती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका उपयोग पौधे द्वारा प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करता है। संश्लेषण का मतलब हुआ निर्माण करना, सिंथेसिस करना, बनाना। तो नाइट्रोजन के से क्या होता है? प्रोटीन तो बनता ही है, साथ में अन्य यौगिक भी पौधे बनाते हैं, जिससे पौधे की समुचित वृद्धि होती है, उचित वृद्धि होती है। तो यह था प्रकाश संश्लेषण, उससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। यहाँ पर हमारा जो पहले प्रकार का पोषण था वह समाप्त हो गया। पहले प्रकार का पोषण हम लोग पढ़े थे स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फिर दूसरा पोषण था परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। तो आज की क्लास में अब हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे प्रकार के पोषण को। आप सभी लोग उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण को और स्वपोषी पोषण को समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, सुनिए और बातों को नोट भी कीजिए। कई लोग क्या होता है कि शुरुआती दौर में ही वीडियो को 2 मिनट 1 मिनट देखते हैं और बंद कर देते हैं। आप कम से कम एक बार वीडियो को इस पार से उस पार तक देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसको नोटबुक में लिखिए भी, और धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार के पोषण पर, जिसका नाम है विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। देखिए परिभाषा लिखी गई है। जैसे स्वपोषी पोषण आपने पढ़ा था, तो स्वपोषी पोषण के बारे में चर्चा हुई थी कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने पोषण या भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसको स्वपोषी पोषण कहा गया था। जबकि यहाँ विषमपोषी या परपोषी पोषण है। नाम ही है परपोषी, पर का मतलब होता है दूसरा,
और आप समझ पा रहे होंगे कि अब जो हम लोग पोषण की बात करेंगे, इसमें जीव अपने पोषण के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, तो उसको विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कहेंगे। लिखा गया है, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करता है उसे विषम पोषी पोषण या परपोषण कहते हैं। अब देखिए, इसको विषम पोषी पोषण भी कह सकते हैं, परपोषण भी कह सकते हैं, परपोषी पोषण भी कह सकते हैं। तो यह पोषण की दूसरी प्रक्रिया है। और हरे पौधे और सूक्ष्म जीवों को छोड़ दें तो मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, कीट, ढेर सारे जीव हैं जो कहीं न कहीं परपोषी हैं और पोषण के लिए वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं दूसरे जीवों पर या कह सकते हैं स्वपोषी जीवों पर निर्भर है। हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग भी अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए पौधे पर ही आश्रित हैं या अन्य जंतुओं पर आश्रित है। अब सोचिए, आप चावल, रोटी, दाल, सब्जी जो भी आप प्राप्त करते हैं वह हरे पौधे से आपको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थों की अगर हम लोग बात करें, अन्य पदार्थ में जैसे दूध है तो वह जंतुओं से, गाय भैंस से प्राप्त होता है, मांस है तो वह भी जंतुओं से प्राप्त होता है, अंडे है तो वह भी पक्षियों या जंतुओं से प्राप्त होता है। इस तरह से जो भी खाद्य पदार्थ मानव ग्रहण करता है अपने पोषण की क्रिया में, वह कहीं न कहीं दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। अपने शरीर में, अपने शरीर के भीतर कोई भी खाद्य पदार्थ वह बना नहीं सकता है। न हम प्रोटीन बना सकते हैं, न कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, न वसा बना सकते हैं, कोई भी, न विटामिन्स, न मिनरल्स, कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि पौधा खुद से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड का निर्माण कर लिया था, लेकिन जंतुओं में, एनिमल्स में ये गुण नहीं है, ये विशेषता नहीं है। इसलिए हम सभी क्या हैं, विषम पोषी है, परपोषी है। वही लिखा गया यहाँ कि जिन जीवों में इस विधि से, इस विधि का मतलब विषम पोषी पोषण से, इस विधि से पोषण की क्रिया संपन्न होती है उसे विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। मतलब जिन जिन जीवों में विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण होता है वैसे जीव को विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। याद कीजिए कि जिस जीव में स्वपोषी पोषण हुआ था वैसे जीव को स्वपोषी कहा गया था, जबकि जिस जीव में परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण होता है तो वैसे जीव को परपोषी या विषम पोषी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब यहाँ कौन कौन से जीव हैं, थोड़ी सी उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। यहाँ लिखा गया है हरे पौधे तथा कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़कर। अब देखिए, चूंकि हरे पौधे में अपना भोजन खुद तैयार करने की क्षमता है, इसलिए हरे पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितने भी जीव होते हैं वे सभी विषम पोषी या परपोषी होते हैं। जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, पक्षी, कीट इत्यादि। कीट में ढेर सारे कीट आते हैं। 9th में आपने जब जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था तो वहाँ देखा था कीट को हम लोग आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत रखा था। तो जितने भी कीट हैं सभी विषम पोषी या परपोषी है, मतलब अपने भोजन के लिए कहीं न कहीं वह दूसरे जीवों पर आश्रित है, निर्भर है। तो इस तरह से यहाँ अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी विषम पोषी पोषण पर या परपोषी पोषण पर। यह एक काफ़ी लंबा टॉपिक है जहाँ हम लोग पहले कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे अमीबा में देखेंगे कैसे विषम पोषी पोषण होता है, कुछ और जीवों में जैसे कुछ कुछ पौधे भी हैं जिसमें विषम पोषी पोषण होता है, और उसके बाद चर्चा होगी मानव के बारे में। सोचिए कितना रोचक होने वाला है आगे का क्लास कि हम लोग अपने शरीर में, हमारे शरीर में आखिर यह पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, इस पर विस्तार से चर्चा करना है। और मानव पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ना है। जो लोग किताब पढ़े होंगे, अपनी टेक्स्ट बुक को देखे होंगे तो उनको पता होगा आगे विस्तार से आपको मानव में पोषण पढ़ना है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए अगले आने वाले क्लास में आप सभी लोग निश्चित रूप से बने रहेंगे। जो आने वाला हमारा वीडियो होगा 3-4 दिनों का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहाँ मानव में पोषण को जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आगे विस्तार से बात होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे क्लास को रेगुलर देखेंगे ही साथ जो आपके घर में किताब है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, उसके शुरुआती कुछ अध्यायों को, शुरुआती कुछ टॉपिक्स को निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। पोषण को तो अवश्य आप पूरा पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार बुक को पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ नई बातें हो, कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे भी, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आज तक में जितना चीज़ पढ़ाया गया है, जो स्वपोषी पोषण की क्रिया थी जिसको समझाने का हमने प्रयास किया, आप उसको घर में बार बार नोटबुक को देखेंगे
और समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें तो आपको समझ में आएगी ही, और आने वाले समय में जो हम लोग और सब विस्तार से पोषण पर चर्चा करेंगे वो चीज़ भी आपको बड़ी सरलता से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज आप सबों को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सबों को यह क्लास पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। बहुत सारे लोग अभी घर में बैठे हैं, मुझे पास दिन में कई बार फ़ोन आता है लोगों का कि सर कितने दिनों तक क्लास बंद रहेगा। तो काइंडली आपसे मेरा निवेदन है कि वैसे लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि क्लास भले लाइव क्लास हम लोगों का बंद है, हम लोग आमने सामने बैठ कर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से हमारा क्लास पिछले कई महीनों से, उम्मीद है मुझे कि शायद वो अप्रैल से ही हम लोगों का क्लास चालू है। इसलिए आप सभी लोग ऐसे लोगों तक सूचना पहुंचाइए कि जो अभी तक घर में बैठे हैं, जिन्हें इस ऑनलाइन क्लास के बारे में पता नहीं है, वहां तक सूचना दीजिए कि यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी क्लास कंटिन्यू चल रहा है और हम लोगों ने कई चैप्टर अभी तक में कंप्लीट भी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद तो पढ़ेंगे ही बहुत बेहतर तरीके से, अपने मित्रों के बीच भी इस वीडियो को, इसके लिंक को आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और ख़ास करके जो लोग नए हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलिए, वहां पर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 1 चैप्टर की पढ़ाई हो गई है, तो आप वहां से भी जो छूटा हुआ चैप्टर है उसकी भरपाई कर सकते हैं। और बायो तो आप शुरू से पढ़ ही रहे हैं, इसलिए मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इस क्लास से लाभान्वित हों। इसमें आपका सहयोग भी काफ़ी ज़रूरी है और आपके सहयोग के बिना हम कुछ अकेले कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमें सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।